दोस्तों, एक 11 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसे अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस 11 साल के बच्चे ने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया, ये बताने में मुझे जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए इस स्टोरी में लास्ट तक बने रहिएगा। इस कहानी को मैं शुरू करूं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता रहता है। दोस्तों, एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम होता है राजीव, उसके पिता का 5 साल पहले स्वर्गवास हो गया होता है। उसके घर में उसकी माँ, उसकी एक बड़ी बहन और खुद राजीव, 3 व्यक्ति रहते हैं। उसका पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। थोड़े बहुत पेमेंट होता है उनका, कोई खास तनख्वाह नहीं होती है, लेकिन उनके घर का खर्चा आराम से चल रहा होता है। लेकिन 5 साल पहले जब उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके घर के खर्चे को चलाने के लिए पिता के द्वारा इकट्ठा की हुई कुछ पैसे जो होते हैं, या उनके मरने के बाद जो थोड़ा बहुत कंपनी के द्वारा जो पैसा दिया जाता था, उसी से उसके घर का खर्च चल रहा होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो सारे पैसे 2-3 साल में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 2 बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, जिनका 4-5 हज़ार रुपये फीस में ही खर्च हो जाता था। अब राजीव की माँ परेशान होने लगती है, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले हैं, घर पर आमदनी का कोई भी स्रोत नहीं है। जो उसके पिता के द्वारा कमाया हुआ था वो धीरे धीरे खर्च हो चुका था। अपने सर्विस के दौरान ही उसके पिताजी एक छोटा सा घर बना करके रख लिए थे, जिसके वजह से उनको घर का रेंट नहीं देना होता था, अपने घर में आराम से रह रहे होते हैं। लेकिन बाकी जो खर्चे होते हैं, उस खर्चों को पूरा करने के लिए अब उनके सिर पर सामत आ गई थी। अब वो खर्चा कहाँ से चलेगा जब कोई भी व्यक्ति उस घर में कमाने वाला नहीं है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं। उसकी माँ काफ़ी परेशान रहने लगती है, और जब कई दिनों तक ये देखती है कि अब घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, कई दिनों तक भूखे सोते हैं बच्चे, तो माँ परेशान होकर के फिर अपना काम ढूंढने लगती है, कहीं पर भी, कहीं अगल बगल में कहीं पर झाड़ू पोछे का भी काम मिल जाए तो मैं कर लूँगी। तभी उसको एक घर में काम मिल जाता है और उस घर में झाड़ू पोछा का काम करने लग जाती है। दोस्तों, जो ये राजीव होता है, राजीव पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार बच्चा होता है। गरीबी में पला पढ़ा होता है, लेकिन उसका दिमाग इतना कुशाग्र होता है कि कोई भी चीज़ एक बार अगर कोई टीचर बता दे तो उसको दिमाग से बाहर नहीं निकलता था। उसके स्कूल के जो टीचर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, इस राजीव को बहुत प्यार करते थे, बहुत उसे चाहते थे, क्योंकि वो लड़का उस स्कूल का सबसे ब्रिलियंट छात्र होता है। अब इधर उसकी माँ अपने घर को खर्चा चलाने के लिए एक घर में काम करने लग जाती है, लेकिन एक घर से मात्र उसको 1,500-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, जिससे इस घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। अब उसकी माँ और घरों में ढूंढने लग जाती है, और देखते देखते उसको 2-3 घरों में और काम मिल जाता है, और 2-3 घरों में और झाड़ू पोछा का काम करने लग जाती है, जिससे उसके महीने का 8-10 हज़ार रुपये उसके पास आने लगते हैं, जिससे उसके घर का नॉर्मल जो खर्चा होता है वो चल रहा होता है। लेकिन अब बच्चे 2 पढ़ने वाले होते हैं, 5-6 हज़ार रुपये उनकी हर महीने की फीस लग जाती है, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अगर वो फीस को दे देती थी तो अपने खाने पीने के खर्चे नहीं उसको पूरा हो रहे थे। इस वजह से वो काफ़ी परेशान रहती थी। बच्चे कभी भूखे सो जाते थे, दूसरे से किताबें लेकर के पढ़ते थे, किसी तरह से खींच खाच करके काम चल रहा होता है। एक दिन राजीव अपने स्कूल में बैठा हुआ था, पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तभी उसके एक टीचर होते हैं जिनका नाम होता है अजीत। अजीत मास्टर साहब राजीव से पूछते हैं कि राजीव, क्या बात है, क्यों इतना गुमसुम से हो? तुम तो पढ़ने लिखने में कुशाग्र छात्र हो और तुम गुमसुम पड़े हुए हो, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्या है बताओ मुझे। तो राजीव कहता है, कोई नहीं मास्टर जी, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है मुझे। लेकिन फिर अजीत मास्टर उसको अपने नज़दीक बुलाते हैं राजीव को, और उससे सहलाते हैं, फुसलाते हैं
और प्यार से पूछते हैं कि बेटा बताओ, कोई ना कोई तो दिक्कत तुम्हारे घर में लग रहा है, या तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं लग रहा है, तुम काफ़ी परेशान से लग रहे हो। तो फिर राजीव अपने मास्टर जी को बताता है कि मास्टर साहब, मैं 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे घर में मेरी माँ भी नहीं खाई है, मेरी बहन भी नहीं खाई है, क्योंकि हमारे घर में कोई खाने पीने के लिए राशन नहीं है। मेरी माँ इधर उधर थोड़ा बहुत काम करती है, उसका हम लोग फीस वगैरह जमा कर देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर खर्चा हो जाता है, लेकिन अब हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मास्टर जी जब उस राजीव की बात सुनते हैं तो तुरंत अपने चपरासी को बुलाते हैं और चपरासी को कहते हैं कि मार्केट जाओ और इस बच्चे के लिए खाने के लिए कुछ समोसे वगैरह लेकर के आओ। चपरासी भाग करके मार्केट जाता है और वहाँ से समोसे और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर के आता है। फिर मास्टर जी उस राजीव को अपने पास बैठाते हैं और प्यार से उसको कहते हैं, बेटा लो खाओ। और फिर राजीव खाने लगता है। खाने के बाद जब उसका पेट भर जाता है, उसको तसल्ली मिल जाती है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, तब अजीत मास्टर जी पूछते हैं कि बेटा बताओ अब कैसा महसूस कर रहे हो। तो फिर राजीव कहता है, मास्टर जी अब कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर अजीत मास्टर कहते हैं कि ठीक है बेटा, अभी तुम अपने क्लास में जाओ और पढ़ाई करो, शाम को जब छुट्टी होगी उस टाइम तुम मुझसे पक्का मिलने के लिए आना, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती है, राजीव जाता है अजीत मास्टर जी के पास, और तो उस टाइम पर अजीत मास्टर जी थोड़ा बिजी रहते हैं और कहते हैं, बेटा तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा खाली हो लेता हूँ तो फिर आता हूँ, मैं अपना काम कर लेते हैं, काम करने के बाद फिर आते हैं। तो राजीव को लेकर के सीधे मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद उसे राशन वगैरह खरीदवाते हैं उसके घर के लिए, और उस राशन को लेकर के उसके घर पर जाते हैं। जब घर पे पहुंचते हैं मास्टर साहब और राजीव दोनों, तो राजीव की माँ घर पे नहीं रहती है, क्योंकि वो घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए चली जाती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो 4-5 घरों में काम करती थी। तो अभी शाम के टाइम पर भी वो गई हुई थी काम करने के लिए, और शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक अपने घर पहुंचती थी, इसलिए उस टाइम पर उसकी माँ नहीं थी। मास्टर साहब उसके घर में राशन वगैरह रख करके और कहते हैं, बेटा ये हफ्ते दिन का राशन है, इससे तुम लोग आराम से बना करके खाओ, हफ्ते दिन के बाद फिर मैं राशन लेकर के आऊँगा और कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को, भूखे नहीं रहोगे तुम लोग, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दोस्तों जब शाम को मास्टर जी दे करके चले जाते हैं, शाम को जब राजीव की माँ आती है, माँ राजीव से पूछती है, बेटा ये राशन कहाँ से आया। तो राजीव अपनी माँ से कहता है, माँ जो हमारे मास्टर जी हैं अजीत मास्टर साहब, उन्होंने ले आकर के ये राशन रख करके गए हैं, और ये भी बोल करके गए हैं कि फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो 1 हफ्ते के बाद फिर मैं राशन ले करके आऊँगा। राजीव की माँ के आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं और वो मास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहती है। दूसरे दिन स्कूल में पहुंच जाती है और जाके मास्टर साहब का बहुत धन्यवाद कहते हुए कहती है, मास्टर साहब आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। अजीत मास्टर साहब कहते हैं, माँ जी आप मेरी माँ के समान हैं, जैसे आप अजीत की माँ हैं वैसे ही, जैसे आप राजीव की माँ हैं वैसे ही मेरी भी माँ हैं, इसलिए आप इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए, इसके लिए आपको धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका जब तक आपको ज़रूरत होगी और मैं तब तक आपके घर में राशन पहुंचाता रहूँगा। वहाँ से राजीव की माँ अपने आंखों में आंसू लिए हुए और मास्टर जी के सिर पर अपना हाथ फेर करके और फिर अपने घर आ जाती है। और फिर यहाँ पर आकर के शाम को खाना पीना अच्छे ढंग से बनता है और दोनों बच्चे और माँ कई दिनों के बाद बड़े खुशी मन से आज खाना खाते हैं। दोस्तों उसके बाद दूसरे दिन मास्टर जी राजीव को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा खाने पीने की चिंता नहीं करना, मुझे बस तुमसे पढ़ाई चाहिए, क्योंकि तुम एक होनहार छात्र हो और तुम दिल लगाकर पढ़ोगे तो मुझे पता है कि तुम इस जिले तुम बहुत आगे तक जाओगे। इसलिए तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, बाकी तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब राजीव मन लगा करके पढ़ने लगता है, दिलो जान से अपनी पढ़ाई करता है, रात दिन एक कर देता है पढ़ने लिखने में, और देखते देखते वो अपने स्कूल को ही नहीं टॉप करता है बल्कि ज़िले में भी टॉप करता है। 10वीं में उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं, पूरे ज़िले को टॉप करता है वो।
12वीं में ऐसे ही अच्छे मार्क्स आते हैं और फिर उसके बाद अजीत मास्टर साहब बहुत खुश होते हैं, उसके स्कूल के प्रिंसिपल बहुत खुश होते हैं, उसके घर के माँ बाप, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पास पड़ोस के लोग काफ़ी खुश होते हैं कि एक गरीब का बच्चा देखो कितना आगे बढ़ रहा है। उसे जिले के कलेक्टर के द्वारा प्राइज़ दिया जा रहा है, कलेक्ट्रेट में बुला करके उसको प्राइज़ दिया जाता है और उसको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है उसको आगे के पढ़ने के लिए। जिले के कलेक्टर के द्वारा उसे आगे की जितनी भी क्लासें वो पढ़ेगा उसके लिए जो भी किताबें और उसके खर्चे होंगे उसको जिले के कलेक्टर के द्वारा बोला जाता है कि उसको दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसका एम और उसका सपना तो कुछ और था। वो जी तोड़ मेहनत करता है और मास्टर साहब उसके समय समय पर उसको देखते रहते हैं और 12वीं जैसे ही करता है वो आईआईटी के लिए एग्ज़ाम देता है और उसमें सफल हो जाता है। आईआईटी बेंगलोर में उसका एडमिशन हो जाता है और बेंगलोर से वो अपना आईआईटी करता है और वहाँ भी वो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, वहाँ भी सबसे टॉपर होता है। वहाँ सिर्फ आईआईटी बेंगलोर ही नहीं, जितने भी आईआईटी हैं सबका कंपैरिजन करने पर सबसे ज़्यादा उसके मार्क्स होते हैं। और जब कोई बाहर के अमेरिका की कंपनी एक आती है और उसे जॉब जब देती है तो उसे 10 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाता है। दोस्तों, उस कॉलेज का एक कई सालों का रिकॉर्ड था कि इतने सालों में पहला लड़का था जो 10 करोड़ रुपए के पैकेज पे उसको वो कंपनी हायर करती है। और उसके बाद फिर जब उसकी जॉब लग जाती है तो वो घर आता है, अपनी माँ को बताता है कि माँ, इतने पैसे की मेरी जॉब लग गई है। उसकी माँ काफ़ी खुश होती है और जिस दिन उसको ज्वाइनिंग होता है उसका और जा कर के वो ज्वाइन करता है जॉब को, अमेरिकी कंपनी होती है लेकिन बेंगलोर में ही वो कंपनी होती है। उसका काम बेंगलोर से ही देखा जा रहा था और बेंगलोर में ही वो काम करता है, उसकी ऑफिस बेंगलोर में ही होती है। दोस्तों, पहले दिन जब ऑफिस में अपनी चेयर के ऊपर बैठता है तो बैठने के बाद अपने पुराने दिनों को याद करना शुरू कर देता है, मास्टर जी को याद करता है, क्योंकि इन पढ़ाई के दौरान मास्टर जी उसे दूर दूर से उसका पता तो करते रहते थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ये खुद पर्सनली कई सालों से 4-5 सालों से मास्टर जी से नहीं मिला था। और जब चेयर पर बैठता है तो मास्टर जी को याद करता है कि मास्टर जी की वजह से आज मैं इतने बड़े पैकेज पर इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कितना नीच आदमी हूँ कि जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और 5-6 सालों से मैं उस व्यक्ति से मिला तक नहीं हूँ। काफ़ी ग्लानि होती है उसको और उसके बाद वो चेयर छोड़ करके उठ जाता है, अपने ड्राइवर को बुलाता है और ड्राइवर से कहता है गाड़ी निकालो, मुझे अभी अभी जाना है गांव। और सीधे वो गांव के लिए निकल आता है। गांव आने के बाद वो सीधे मास्टर जी के पास जाता है, मास्टर जी से मिलता है। स्कूल में जाता है तो स्कूल में पता चलता है कि मास्टर जी तो 2 साल पहले ही स्वैच्छिक अवकाश लेकर के और घर चले गए हैं, उनका हेल्थ काफ़ी ख़राब रहता है। जब उनके घर जाता है, मास्टर जी के घर पहुंचता है तो देखता है कि मास्टर जी एक चारपाई पर पड़े हुए हैं, उनका हेल्थ काफ़ी डाउन हो चुका है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। उनकी जो बेटी है जो अभी ग्रेजुएशन कर रही है, ग्रेजुएशन कर चुकी थी, वो बेटी उनका सेवा कर रही है। उनका एक बेटा था जो अभी छोटा था, 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ता था। बेटा और बेटी उनका सेवा कर रहे थे। उनके मास्टर जी की पत्नी का देहांत हो चुका था। दोस्तों, जब राजीव वहाँ पर पहुँचता है और मास्टर जी की हालत देखता है तो उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो मास्टर जी से पूछता है, मास्टर साहब, इतना सब आपके साथ हो रहा है और आप कभी भी बताए नहीं। तो मास्टर साहब कहते हैं कि मैं क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे घर की भी तो स्थिति मुझे जहाँ तक पता था कि ठीक नहीं है, और मैंने अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, कई लोगों से मदद मांगा, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैंने छोटे छोटे बच्चों को अपने घर पे बुला करके ट्यूशन पढ़ाने लगा। मेरी जो बेटी है ये भी ग्रेजुएशन कर चुकी है, ये भी मेरे साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। हम दोनों मिल करके किसी तरह से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपने घर का खर्चा चला रहे थे। कई दिन तो ऐसे होते हैं कि भूखे भी सोना पड़ता है हम लोगों को।
किसी तरह से काम चल रहा है। जब वो मास्टर जी की हालत देखता है तो अपने पुराने यादों में खो जाता है कि एक दिन वो था जब हम लोग भूखे सो रहे थे और इन्हीं मास्टर जी ने राशन मेरे घर में पहुंचाया था, हमें खिलाया था, हमें पिलाया था। और उसके बाद से तकरीबन 7 सालों तक ये मास्टर जी हमेशा राशन हमारे घर तक पहुंचाते रहे हैं और उसी से हम खा पी करके, और आज जो मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं ये सिर्फ और सिर्फ इन मास्टर जी की ही देन है। ये सोचता रहता है और उसके आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो वहाँ से मास्टर जी को कहता है कि चलिए आप मेरे साथ, अभी आपको चलना है, गाड़ी में बैठिए। मास्टर जी कहते हैं कहाँ जाना है बेटा अभी? तो बोलता है अभी आप कुछ कहिए मत, आपने मेरे लिए जो कर दिया उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, तो अब मेरा काम है करना आपके लिए और मुझे करने दीजिए और बस आप देखते जाइए। मास्टर जी को लेकर के जाता है जो शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर उनको एडमिट कराता है। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होता है। तकरीबन 6 महीने उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद मास्टर जी बिल्कुल चंगा होकर के घर लौटते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर पे लौटते हैं। और घर पे जब आता है उसके बाद मास्टर जी से कहता है कि अब आपको इन दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसका पैसा मैं दूंगा। घर का राशन हर महीने ले आकर के गाड़ी से और उसका घर का राशन मास्टर जी के घर में पहुंचाने लगता है। मास्टर जी की पूरी खर्च जो है वो उठाने लग जाता है और मास्टर जी भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो अपनी माँ को जाकर के बताता है, माँ, मास्टर जी ने जो कुछ भी हम लोगों को किया था उसके वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं करोड़ों का पैकेज में नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे रुपए की आज कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ देन इन मास्टर जी का है। अगर उस दिन मास्टर जी अगर मेरी मदद नहीं किए होते, अगर मास्टर जी आकर के घर पे हम लोगों को खाना पीना नहीं खिलाते, हम लोग के घर में राशन नहीं पहुंचाते, तो आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते। लेकिन इन्हीं की देन है, इसलिए मैंने मास्टर जी का ट्रीटमेंट भी करवा दिया, मास्टर जी के घर में हर महीने राशन का भी बंदोबस्त करवा दिया, मास्टर जी के बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब वो अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। समय समय पर मैं आता रहूँगा और मास्टर जी का देखभाल करता रहूँगा। राजीव की माँ बहुत खुश होती है, अपने बेटे को के सिर पर अपना हाथ रखती है, कहती है बेटा तू बहुत ही नेक इंसान है, तेरे जैसा बेटा हर माँ के कोख से पैदा होना चाहिए। माँ भी बहुत खुश होती है। राजीव से कहती है बेटा तूने मास्टर जी का कर्ज उतार दिया, लेकिन मुझे एक बार मास्टर जी से मिला दो। राजीव कहता है ठीक है माँ, अभी चल मास्टर जी के पास चलते हैं। वो मास्टर जी के पास लेकर के अपनी माँ को चला जाता है। माँ जब मास्टर जी के पास जाती है तो मास्टर जी को देखती है तो बहुत खुश होती है कि अब मास्टर जी काफ़ी स्वस्थ हो चुके थे। बच्चों से मिलती है, बच्चे भी काफ़ी ठीक ठाक हो गए थे, घर का रहन सहन उनका सही हो गया था, बच्चों के कपड़े लत्ते वगैरह सब ठीक हो गए थे, सब सुधर गए थे। फिर वो मास्टर जी से कहती है, मास्टर जी एक विनती है मेरी आपसे, आपने हम लोगों के जीवन में बहुत आपका कर्ज है। हम चाहे मेरा बेटा या मैं आपके लिए जो कुछ भी कर देंगे सब कम होगा। एक और कर्ज मैं आपका अपने ऊपर चढ़ाना चाहती हूँ। मास्टर साहब कहते हैं कि और क्या कर्ज है, अब मैं क्या देने लायक हूँ आपको? अब तो आपका बेटा है, वो हमारी ज़िंदगी वही चला रहा है, अब मेरे पास क्या है जो मैं आपको दूंगा माँ जी? लेकिन अगर कुछ मेरे पास ऐसा है मैं देने लायक हूँ तो आप सहर्ष कहिए, मैं उसे देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो राजीव की माँ कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ऋण मेरे ऊपर और चढ़ा दीजिए, अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दीजिए। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, बस यही एक विनती है आपसे। हाथ जोड़ती है मास्टर जी के सामने और मास्टर जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, माँ जी आपको हाथ मेरे सामने मत जोड़िए, मैं आपके बेटे के समान हूँ और मेरा भाग्य उदय हो गया, मैं धन्य हो गया कि राजीव जैसा दामाद मुझे मिल रहा है। मेरी बेटी की कितनी बड़ी किस्मत है जिसको कि राजीव जैसा पति मिल रहा है। जब मास्टर जी की बेटी वहीं पर खड़ी होती है, जब ये सब चीज़ें सुनती है, वो शर्मा करके और घर में चली जाती है, क्योंकि वो भी
राजीव को बहुत पसंद करती थी। उसके बाद फिर काफ़ी धूमधाम से राजीव की और मास्टर साहब की बेटी की शादी होती है। दोस्तों, काफ़ी खुशीपूर्वक राजीव अपनी पत्नी के साथ रहता है। मास्टर जी काफ़ी स्वस्थ हो जाते हैं, उनकी उम्र जो है लंबी हो जाती है। माँ भी काफ़ी राजीव की स्वस्थ हो जाती है, क्योंकि जब पैसे रुपए आते हैं, धन दौलत आता है, जब लक्ष्मी घर में आने लगती हैं तो सारी बीमारियां, सारे कष्ट ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी के अंदर इतनी ताकत होती है, माँ भी स्वस्थ हो जाती है। अब मास्टर जी का एक बेटा था, वो भी पढ़ने में काफ़ी कुशाग्र था, काफ़ी तेज था। उसका भी सपना था कि मैं राजीव भैया जैसे ही IITian बनूं, IIT से पढ़ूं और 12वीं कक्षा वो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास करता है। और जब वो पास करता है तो राजीव के से मास्टर जी कहते हैं कि राजीव बेटा, ये मेरा बेटा भी IIT करना चाहता है। राजीव उसकी तैयारी करवाता है और तैयारी करवाने के बाद वो लड़का भी IIT क्रैक करके और उसी जगह पर बेंगलोर में जा कर के पढ़ने लगता है। राजीव की मदद से जिस कंपनी में राजीव काम कर रहा था, उसी कंपनी में काफ़ी अच्छे पैकेज में मास्टर जी के उस लड़के का भी जॉब लग जाता है। मास्टर जी का परिवार, राजीव का परिवार काफ़ी सब खुशीपूर्वक रह रहे होते हैं। काफ़ी खुशहाल परिवार होता है। आने वाले 1-1.5 साल के बाद राजीव के घर में एक गुड़िया, एक लक्ष्मी का जन्म होता है और घर खुशियों से महक जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। मास्टर साहब ने अच्छा बीज बोया था, अच्छे कर्म किए थे, किसी का उपकार किया था, किसी एक गर्त में जाते हुए बच्चे के परिवार को उन्होंने उबारा था, उसकी मदद किया था और वो परिवार आज इतना आगे बढ़ गया था कि मास्टर जी के पूरे परिवार को, बच्चों को, सबको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इसलिए अच्छे कर्म करना ही हमारा परम कर्तव्य है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।